हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम वरुण है और आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल द स्टडी बाय वरुण पे स्वागत है। आज के इस एमसीक्यू सीरीज में हम लोग भारतीय राज व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ज्वलनशील टॉपिक फंडामेंटल राइट्स को लेकर के हम आए हैं। इसके महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन को देखेंगे। मेरे एमसीक्यू सीरीज के 15 क्वेश्चन अर्थात 15 क्वेश्चन नहीं होते, वो लगभग 2-3 क्वेश्चन एक में समाहित रहता है, एक में मिला हुआ रहता है। इसलिए मेरा जो ये सीरीज है ना, ये मात्र 15 क्वेश्चन का सीरीज है। अगर आप हर टॉपिक के 15 क्वेश्चन का सीरीज मेरा देखते हैं तो आप समझिए कि लगभग उस टॉपिक का लगभग वो 30, 35, 40 क्वेश्चन तक को कवर करता है। मेरा ये एमसीक्यू सीरीज जितने भी जीएस बेस्ड एग्जामिनेशन है, चाहे वो यूपीएससी हो, बिहार सिविल सर्विस हो, बिहार टीआरई 4 एग्जामिनेशन हो, यूपी पीसीएस हो, बिहार एसआई, यूपी एसआई या अदर जो स्टेट पीसीएस है, उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम शुरू करते हैं फंडामेंटल राइट्स का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत के उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट की बात करें, ने निजता के अधिकार को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा है। आप सबने पढ़ा है कि निजता की जो अधिकार है या दैहिक स्वतंत्रता की जो अधिकार है वो बेसिकली अनुच्छेद 21 फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत रखा गया है, जिसमें जितने भी आपके व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित जो बातें हैं उसका उल्लेख किया गया है। अर्थात उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो निजता के अधिकार है उसको किस में रखा गया है, अनुच्छेद 21 में रखा गया है। वर्तमान में आपको पता है कि 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो बेसिकली अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 के अंतर्गत ये सभी आते हैं। थोड़ा सा इस क्वेश्चन का डिटेल देख लेते हैं। कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2017 के एस पुट्टास्वामी नामक भारत संघ के ऐतिहासिक निर्णय में गोपनीयता और इसके महत्व का वर्णन करते हुए उल्लेखित किया था कि निजता का अधिकार मौलिक एवं अविभाज्य है। मौलिक अधिकार मतलब अविभाज्य है और यह व्यक्ति से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि जो बेसिकली निजता का अधिकार है ना, जो व्यक्तिगत जो भी कार्य हैं उसकी स्वतंत्रता एक व्यक्ति से जुड़ा होता है, जो कि 2017 के एस पुट्टास्वामी बनाम भारत सरकार जो विवाद हुई थी, केस हुई थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ये जजमेंट है। दूसरा पॉइंट है कि इसमें संबंधित व्यक्ति एवं उसके द्वारा चुने गए विकल्पों के संदर्भ में सभी जानकारी शामिल किया गया है। साथ ही साथ इसे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत समाहित किया गया है। अर्थात जो निजता का अधिकार है वो फंडामेंटल राइट्स का पार्ट बना दिया गया है, जिसे अनुच्छेद 21 में रखा गया है। और ये जो वाद मतलब होता है विवाद, केस जो हुआ था, ये केस 2017 में के एस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ के बीच ये केस हुआ था, जिसका डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया, जिसमें निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 में रखा गया है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 12 में मूल अधिकार के संबंध में राज्य की परिभाषा दी गई है। इसी संदर्भ में निम्न में से कौन से निकाय राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, अनुच्छेद 12 में किसका परिभाषा है, राज्य का परिभाषा। कि राज्य क्या है, राज्य मतलब राष्ट्र, देश, स्टेट जिसको हम लोग कहते हैं, उसे राज्य के उसमें किन किन को समाहित किया जाता है। तो बेसिकली राज्य में जो समाहित करने वाले जो तत्व हैं उसमें सबसे पहला है भारत की सरकार एवं संसद, ये हमारे राज्य का भाग है। दूसरा, सभी राज्यों के सरकार तथा उसके विधानमंडल, वो भी हमारे राज्य के भाग है। तीसरा, सभी स्थानीय प्राधिकार, जितने भी स्थानीय प्राधिकार है, जितने भी जो स्थानीय जो कार्यालय हैं जिनसे वहां की प्रशासनिक कार्य, न्यायिक और जो अन्य कार्य की जाती है, उन सबको इसमें रखा गया है। और चौथा, अन्य प्राधिकार। अन्य प्राधिकार मतलब जो सरकार के अपने भी संगठन हैं, उन सबको भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो अब यहां पे देख लीजिए कौन कौन है। सभी राष्ट्रीय बैंक सरकार की संगठन है, 100% शामिल होगा। भारतीय खाद्य निगम, एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी सरकार के संगठन, ये भी शामिल होगा। अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण, ये भी होगा, क्योंकि ये जो हमारा एयरपोर्ट अथॉरिटी है ये भारत सरकार के अंतर्गत आता है। अर्थात ये तीनों का। लेकिन अगर इसी में कोई प्राइवेट कंपनी का नाम दिया रहता तो उसको इसमें समाहित किया नहीं गया, क्योंकि अनुच्छेद 12 में उसे परिभाषा में शामिल नहीं किया है। अर्थात इसका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा, 1, 2 और 3। नेक्स्ट,
अगला क्वेश्चन कहता है कि मूल अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, मूल अधिकार से रिलेटेड कहता है कि कुछ कथन है, उसमें विचार कीजिए। पहला, मूल अधिकार राज्य की सीमा निर्धारित करता है, 100% सीमा निर्धारित करता है, अतः केवल राज्य के विरुद्ध उपलब्ध है। देखिए यहां पे केवल शब्द जोड़ दिया, जिसके कारण यह स्टेटमेंट गलत होगा। केवल राज्य के विरुद्ध नहीं है, कुछ इसमें व्यक्तिगत भी है। जैसे अनुच्छेद 17 के साथ तहत अस्पृश्यता का उन्मूलन की बात है, अनटचेबिलिटी की बात है कि भाई आप किसी से छुआछूत नहीं कर सकते। एक ही कल पे, एक ही सार्वजनिक जगह पे हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग बैठ सकते हैं। किसी के बीच में कोई छुआछूत करता है तो वो अपराध है। अर्थात यहां पे केवल जोड़ करके ये ऑप्शन को इसने क्या किया, गलत कर दिया। दूसरी बात, केवल वाला जो ऑप्शन होता है ना, 90% वो रॉन्ग रहता है। 90%, 10% ही केवल वाला सही होता है। इसलिए एग्जाम में जब ऐसा कभी आए कि केवल लिख दे और आपको नहीं पता है, तो ऐसे केस में तुक्का मारने से बेहतर है कि आप ये मान लीजिए कि आंसर गलत है। तो यहां पे केवल जोड़ दिया, जिसका नहीं आंसर गलत हो गई। अगर केवल नहीं होता तो ये सही होता। नेक्स्ट, क्योंकि मूल अधिकार राज्य के विरोध के साथ साथ, राज्य के विरुद्ध के माने राज्य के एंटी के साथ साथ अन्य को भी इसमें समाहित किया गया है। अगला अनुच्छेद 13, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को यह अधिकार प्रदान करता है कि वे किसी भी मूल अधिकार के उल्लंघन के आधार पर किसी विधि को गैर संवैधानिक या अवैध घोषित कर सकता है। 100%। अगर कोई फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रहा है, कोई स्टेट, कोई व्यक्ति, तो उस केस में अनुच्छेद 12 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि वो विधि को गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है। अर्थात इसका सही ऑप्शन कौन जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा बी, केवल 2। थोड़ा सा इसका डिटेल देख लेते हैं। कहते हैं कि कुछ मामलों में छोड़कर ज्यादातर मूल अधिकार राज्य के मनमाने रवैया के खिलाफ है। कुछ मामले, देखिए कुछ मामले, सभी मामले नहीं, कुछ मामलों को छोड़कर राज्य के रवैया के खिलाफ इसको लाया गया। लेकिन कुछ अधिकार व्यक्तिगत गतिविधियों के विरुद्ध भी उपलब्ध है। जैसे अनुच्छेद 17 जो अस्पृश्यता का उन्मूलन की बात करता है, अर्थात ये राज्य के लिए नहीं है, ये व्यक्तियों के बीच होता है। अगला, अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि मूल अधिकार से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधि अमान्य होगी, और अगर कोई विधि जो मूल अधिकार का हनन करता है तो अनुच्छेद 13 के तहत उसे गैर संवैधानिक घोषित करने का अधिकार किसको दे दिया गया, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को दे दिया गया है। क्योंकि रीट जो फाइल होता है, रीट मतलब फंडामेंटल राइट्स का कोई हनन करता है उसके विरोध में जो आप एप्लीकेशन डालते हैं, आप केस फाइल करते हैं, उसे रीट कहते हैं। जो अनुच्छेद 32 की बात हम लोग कर लेते हैं, तो रीट बेसिकली फाइल जो है वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कर सकते हैं, उसे निचली कोर्ट से कोई मतलब नहीं होता है। तो अर्थात अनुच्छेद 13 ये कहता है कि अगर कोई कानून फंडामेंटल राइट्स का हनन करता है तो उसे उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अवैध घोषित, गैर संवैधानिक घोषित किया जा सकता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि यहां पे 4 फंडामेंटल राइट्स दिया हुआ है, 6 फंडामेंटल राइट्स में 4 दिया हुआ है और अनुच्छेद भी दिया हुआ है। आपको याद है कि भाई समता, स्वतंत्रता, शोषण, ये 3 तो सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे शुरुआत है समता, स्वतंत्रता, शोषण, 3 है। 14 से 18, 19 से 22 और 23-24, अर्थात ये तीनों सही है। समता का अधिकार हमको दिया गया, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच दिया गया है, 14 से 18 में दिया गया है। और हमें 5 समता का अधिकार दिया गया है, 4 स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, 5, 4 और 23-24 2 हमें शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो बेसिकली जो समता का अधिकार है वो आर्टिकल कहां से कहां तक है, आर्टिकल 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर के 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार बेसिकली 25 से लेकर 28 तक। मतलब 4 यहां पर राइट, 4 यहां पर आर्टिकल को धर्म के विरुद्ध अधिकार में रखा गया है, आर्टिकल 25, 26, 27 और 28। अर्थात ये चारों का चारों जो ऑप्शन है वो क्या है, एकदम सही है। सेम इसका मैचिंग है। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 है। थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं फंडामेंटल राइट्स को पूरा। तो टोटल कितने फंडामेंटल राइट्स है, 6 हैं। पहले 7 था जो राइट ऑफ प्रॉपर्टी था, जिसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है। तो अब कितने बचे हैं, 6 बचे हैं। 6 में कौन कौन सा है, समता, स्वतंत्रता, शोषण, धर्म, संस्कृति, संवैधानिक उपचार। याद रखिएगा, समता, स्वतंत्रता, शोषण,
धर्म, संस्कृति और संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार मतलब कि अगर कोई फंडामेंटल राइट्स का हनन करता है तो हम उसके लिए रीट फाइल कर सकते हैं। फिर से एक बार इसको याद करने का तरीका समझ लीजिए। 5 4 2 4 2 1 ये नंबर ऑफ आर्टिकल है। 5 4 3 4 2 1, ठीक है। ये आपका इसका टोटल फंडामेंटल राइट्स है। सॉरी 23, फिर मैं गलती लिख देता हूं। 5 4 2 1 है। इसमें समता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 तक में है। स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक में है। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो अनुच्छेद 23 और 24 में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 में है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है वो अनुच्छेद 29 और 30 में है। और संवैधानिक उपचार से संबंधित जो हमारा अधिकार है वो अनुच्छेद 32 में है। तो कुल अभी 6 फंडामेंटल राइट्स है। समता, स्वतंत्रता, शोषण, धर्म, संस्कृति और संवैधानिक उपचार, जो अनुच्छेद 14 से लेकर के 32 तक है। इससे पहले 12 और 13 और 32 के बाद 33, 34, 35 भी फंडामेंटल राइट से संबंधित है। इसलिए फंडामेंटल राइट्स का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। पहला, संसद सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकार से अलग विषय पर रीट जारी करने की शक्ति दे सकती है। एकदम दे सकती है। संसद के पास ये अधिकार है कि नियम बना करके वो जो सर्वोच्च न्यायालय है उसे मूल अधिकार से अलग विषय पर भी रीट को जारी करने का शक्ति दे सकता है। मतलब डायरेक्ट कोई जो घटना हुई है, डायरेक्ट कोई जो ऐसा प्रक्रिया हुआ है जिसके लिए सुनवाई करने का डायरेक्ट अधिकार दिया था, उसको रीट कहते हैं। और संसद के द्वारा फंडामेंटल राइट्स के अलावा भी अन्य कार्य के लिए रीट दिया जा सकता है। ठीक है। दूसरा, संसद मूल अधिकार को लागू कराने वाले रीट जारी करने की शक्ति का विस्तार किन्हीं अन्य न्यायालयों तक कर सकती है। 100% संसद को लगेगा कि अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से यह कंट्रोल नहीं हो रहा है तो अन्य न्यायालय तक भी उस रीट के सुनवाई करने का अधिकार संसद के द्वारा दिया जा सकता है। अर्थात ये दोनों का दोनों ऑप्शन क्या है, सही है। थोड़ा सा इसका डिटेल देख लेते हैं कि अनुच्छेद 139 के तहत, अनुच्छेद 139 के तहत संसद चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकार से अलग विषय पर रीट जारी करने की शक्ति दे सकता है। याद रखिएगा, यह शक्ति संसद के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को किस अनुच्छेद के तहत दे सकता है, आर्टिकल 139 के तहत दे सकता है। किंतु संसद ने अभी तक ऐसा काम किया नहीं है। किया जा सकता है बट किया नहीं है। दूसरा, अनुच्छेद 32(3) के अनुसार, अनुच्छेद 32(3) के अनुसार अनुच्छेद 32(1) और 2 में जो रीट से संबंधित है, सर्वोच्च न्यायालय को दी गई शक्तियों पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यदि संसद चाहे तो अनुच्छेद 32(2) में दी गई शक्ति में से किन्हीं या सभी का विस्तार किसी अन्य न्यायालय तक कर सकता है। तो रीट वाला जो कंसेप्ट है वो 32(2) में जो दिया गया है रीट जारी करने का या रीट की सुनवाई करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को, उसे संसद चाहे तो उसका एक्सपेंशन कर सकता है। किसी भी प्रकार का बिना परिवर्तन किए हुए वो अधिकार को संसद के द्वारा अन्य न्यायालयों को दिया जा सकता है आर्टिकल 32(2) के तहत। और आर्टिकल 139 के तहत संसद अगर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट्स के रीट के अलावा भी अन्य कार्यों के लिए रीट जारी करने का अधिकार दे सकते हैं। इसलिए यह मत याद भूलिएगा कि रीट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स में ही लाया जा सकता है, अन्य में भी लाया जा सकता है, लेकिन अभी तक लाया नहीं गया है। और यह ला सकता है किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा, अनुच्छेद 139 के तहत। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि विधि के समक्ष समानता, मतलब कानून के सामने सब बराबर है। विधि के समक्ष समानता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्रत्येक नागरिक विधि के समक्ष समान होते हैं। एकदम सही है। सब क्या है, लॉ के सामने, कानून के सामने सब बराबर है। राजा रंक फकीर सब एक है। दूसरा, प्रत्येक नागरिक को न्यायालय द्वारा निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है। 100% प्रत्येक नागरिक को न्यायालय द्वारा निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार दिया गया है।
उनके बीच किसी भी प्रकार का पक्षपात किया नहीं जा सकता है। ये हमारे समता के अधिकार के तहत है, अर्थात ये दोनों का दोनों ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। थोड़ा सा इसका डिटेल देख लेते हैं। कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता का प्रावधान करता है। इस आलोक में दिए गए दोनों कथन क्या है, सही है, अर्थात सभी व्यक्ति न्यायालय के सामने बराबर है और सबके लिए निष्पक्ष सुनवाई किया जाएगा, और यह बात अनुच्छेद 14 के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट, इंदिरा साहनी केस का संबंध निम्नलिखित में से किस विषय से? देखिए, ये 1992 में ये केस हुआ था और बेसिकली इसका जो संबंध है वो पिछड़ी जाति आरक्षण का जो बात हुआ था उस आरक्षण से संबंधित है, और ये इसका आंसर क्या होगा, ए, पिछड़ी वर्ग आरक्षण से संबंध में इंदिरा साहनी केस का जो है, इंदिरा साहनी जो है ना वो स्टेट मतलब भारत सरकार के विरुद्ध वो केस चला था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि सरकार के द्वारा जो क्रीमी लेयर का जो कंसेप्ट लाया गया है बैकवर्ड कास्ट में, वो सरकार के द्वारा लिया गया सही डिसीजन है। थोड़ा सा इसका डिटेल देख लेते हैं। कहता है सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग आरक्षण संबंधित मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में की गई अर्जी दायर की गई, जिसमें इंदिरा साहनी वाद 1992 भी था, और इस इंदिरा साहनी वाद 1992 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि सरकार का फैसला सही है, सरकार क्रीमी लेयर में बीसी को बांट सकता है, जो आर्थिक रूप से सक्षम जो वर्ग हैं उनको क्रीमी लेयर में रखेगा। नेक्स्ट, भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल अधिकार नहीं है? तो मैंने आपको 6 मूल अधिकार बताया है, समता, स्वतंत्रता, शोषण, धर्म, शिक्षा और संवैधानिक उपचार, ये 6 फंडामेंटल राइट्स है। तो समता है 100%, स्वतंत्रता है 100%, शोषण के विरुद्ध है 100% है, लेकिन नागरिकता का अधिकार ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है। ये अधिकार राज्य के पास है कि वो किस व्यक्ति को नागरिकता दे सकता है, क्योंकि नागरिकता प्राप्त करने के बहुत सारे पैमाना है जिसको फुलफिल करने के बाद ही सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा नागरिकता दिया जाता है। क्योंकि यहाँ पे एकल नागरिकता का कंसेप्ट है कि एक नागरिकता ले लीजिए, भारत के कहीं भी आप बस सकते हैं। यहाँ पे जो डुअल सिटीजनशिप है उसका कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, जो कि किसके पास अधिकार है, तो वो अधिकार सरकार के पास है, वो फंडामेंटल राइट्स में नहीं आता है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि कितने फंडामेंटल राइट्स है, 6। 14 से 18 में समता, 19 से 22 में स्वतंत्रता, 23-24 में शोषण, 25 से लेकर 28 में धर्म, इसके बाद 29-30 में संस्कृति और शिक्षा, और 32 में संवैधानिक उपचार को रखा गया है। साथ ही साथ है कि मूल अधिकार में 7वां मूल अधिकार संपत्ति का अधिकार जो था, जो अनुच्छेद 31 के तहत था, उसे संशोधन करके हटा दिया गया है। अब वो फंडामेंटल राइट्स नहीं है, राइट टू प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल राइट्स नहीं है, जो कि 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था, सबसे बड़ा संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, इसके तहत उसे हटा दिया गया है। अर्थात पहले जो था 78 से पहले 7 था फंडामेंटल राइट्स, घट के कितना हो गया, 6 हो गया। नेक्स्ट, साथ ही साथ नागरिकता का विस्तार का विवरण जो सिटीजनशिप का बात है वो भाग 2 के अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक में है, उसका फंडामेंटल राइट से कोई संबंध नहीं है, मौलिक अधिकार से कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट, भारत के उच्चतम न्यायालय में निम्नलिखित में से किस एक वाद में पिछड़े वर्ग के बीच क्रीमी लेयर के मुद्दे पर चर्चा की गई थी? तो अभी जस्ट हम लोग बात किए हैं 1992 में जो आरक्षण के लिए जो कमिटी बनाई गई जिसे सरकार ने माना, उसमें क्रीमी लेयर के कंसेप्ट को सरकार लेके आई थी, जिसके विरोध में इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया भारत संघ जो वाद हुआ था, इसी वाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि सरकार के द्वारा जो क्रीमी लेयर से संबंधित जो निर्णय ली गई है वो सही निर्णय है, उसे बदला नहीं जा सकता है, जो कि मैंने ऑलरेडी पहले वाले भी इसके एक क्वेश्चन में बताया है। नेक्स्ट, 10वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं कर सकता है? तो अभी जस्ट आप पढ़े हैं कि हम लोग को समता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है, आर्टिकल 14 में दिया गया है, जिसके तहत राज्य अर्थात देश सरकार किसी भी व्यक्ति को
कानूनी प्रक्रिया से वंचित नहीं कर सकता है, न्याय मांगने से रोक नहीं सकता है। इसलिए आप देखे थे कि जितने भी टेररिस्ट भी पकड़े आते हैं, कसाब वगैरह पकड़े गए हैं, उन सबका देखिएगा कि जजमेंट हुआ है, लंबे समय तक उनका केस फाइल हुआ था, लंबे समय तक केस चला था। पटना जो बम कांड हुआ था उसमें भी लंबे समय तक केस चला, अंत में जाकर के उसका फाइनल डिसीजन लिया गया। अर्थात हर व्यक्ति को यहां पर कानूनी स्वतंत्रता दिया गया है, अर्थात कानूनी संरक्षण है कि बिना उनके द्वारा केस लड़े हुए उन्हें किसी प्रकार के डिसीजन सुनाई नहीं जा सकती है। और यह है अनुच्छेद 14 के तहत दी गई है कि भाई अगर राज्य आपके समता के अधिकार का हनन करता है तो आप 14 के तहत उसकी डिमांड कर रहे हैं और नहीं फुलफिल हो रहा है तो फिर आप अनुच्छेद 32 के तहत आप जाकर के संवैधानिक जो उसका उपाय है उसे उसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट थोड़ा इसका डिटेल देख लेते हैं कि अनुच्छेद 14 राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता के अधिकार के संरक्षण से वंचित नहीं कर सकता है। वंचित करेगा तो रीट फाइल करेगा, और रीट फाइल करेगा तो फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट फिर सरकार को फटकार लगाएगी और उस व्यक्ति के समता के अधिकार को दिलाएगी। विधि के समक्ष समता का विचार ब्रिटिश मूल से लिया गया, ब्रिटिश से लिया गया है, जबकि विधियों के समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जब आप रिसोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे ना, संविधान के भाग का स्रोत, तो वहां पे आपको यह पढ़ना है कि जो समता का विचार है वो ब्रिटेन से ली गई है और विधि के समान संरक्षण का या विधियों के समान संरक्षण का जो कंसेप्ट है वो अमेरिका से लिया गया है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है जो कि पहले बताया है। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकार के असंगत या उनके अल्पीकरण के विधियों का उल्लेख किया गया है कि आप इसका अल्पीकरण नहीं कर सकते हैं। और अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोका गया है। नेक्स्ट, हाँ एक चीज ध्यान दीजिए, 15 में भाषा नहीं लिखा गया, इसलिए भाषाई आधार पर भेदभाव अगर करेगा तो कोई रीट फाइल नहीं कर सकता। इसीलिए आप देखिएगा कि जब अन्य राज्यों में जाते हैं आप पढ़ने के लिए तो बहुत सारे राज्य के स्टेट लैंग्वेज या लोकल लैंग्वेज भी उनके सिलेबस में होता है जो पढ़ना होता है। जैसे गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में जाइए मराठी, बंगाल में जाइए बंगाली, ये सब वहां का किया गया। अर्थात वहां पर भाषा के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, जो कि फंडामेंटल राइट्स के अनुच्छेद 15 में इसको लिखा नहीं गया है। यहाँ पे बेसिकली धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव की बात की गई है कि भेदभाव इस पर किया नहीं जा सकता है, वो निषेध किया गया है। अर्थात इसके तहत कोई भेदभाव करता है तो उसके तहत एक्शन, कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है। नेक्स्ट 11वां नंबर क्वेश्चन का अनुच्छेद 12 के अंतर्गत व्यक्तियों की गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अनुच्छेद 21 क्या देता है? दैहिक स्वतंत्रता देता है, और अनुच्छेद जो 22 है वो बेसिकली गिरफ्तारी के संबंध में आपको एक फंडामेंटल राइट्स देता है। क्या देता है कि आपको एक गिरफ्तारी का कारण जानना है, क्यों गिरफ्तार किया गया, साथ ही साथ गिरफ्तार हुए हैं तो आपको अपने पसंद के कानूनी सलाहकार से ज्ञान लेना है, साथ ही साथ वो आपको क्या करेगा कि मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर पेश करेगा, उससे अधिक वो लंबा रख नहीं सकता है। देखते हैं यहाँ पे क्या है, तो कहता है कि कौन सा सही नहीं है। सही नहीं है मतलब गलत ढूंढना है इसमें। तो पहला, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण से अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं किया जा सकता। सही है, ये तो सही है, लेकिन ये इसका सही आंसर नहीं होगा क्योंकि गलत ढूंढना है। अगला, किसी व्यक्ति को अपनी रुचि के विधि सलाहकार से परामर्श करने और बचाव कराने के अधिकार से वंचित नहीं किया सकता। एकदम सही है, लेकिन हमें गलत ढूंढना है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा, गिरफ्तार किए गए तथा अभिरक्षा में निरुद्ध रखे गए प्रत्येक व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी से 1 सप्ताह की अवधि के निकट मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने की जरूरत है। नहीं, 1 सप्ताह नहीं, इसको कितना 24 घंटे तक रख सकता है। अर्थात ये आंसर गलत है और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चौथा भी देख लेते हैं, न्यायिक आदेश के अनुसरण में कारागार में रखे गए किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी से संरक्षण का अधिकार प्राप्त नहीं। हाँ, न्यायिक अधिकार से मतलब न्यायालय के आदेश से अगर किसी को गिरफ्तार किया गया, अर्थात मजिस्ट्रेट को पहले पता चल गया, तो उस केस में उसे गिरफ्तारी से संरक्षण का अधिकार दिया नहीं जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो जुडिशियरी है उसके आदेश पर ही उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। अर्थात ये ऑप्शन भी सही है, अर्थात ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो इसका सही आंसर कौन होगा? सी नंबर। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत अनुच्छेद 21 क्या देता है? अनुच्छेद 21 देता है दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, यह हमें दैहिक स्वतंत्रता की बात कहती है। पहला कहता है कि ट्रांसजेंडर का अधिकार 100% ट्रांसजेंडर का अधिकार इसी में दिया गया है, दैहिक स्वतंत्रता है भाई। ट्रांसजेंडर क्या है, उसको भी स्वतंत्रता है। इसके बाद जुड़वाओं का अधिकार, एकदम है जुड़वाओं का अधिकार।
जिसे क्रेनियोपैगस कहते हैं, उनको अधिकार इसमें दिया गया। बच्चे को जन्म देने का मंदित मना महिलाओं का अधिकार 100%, जो महिला जो बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें भी यहां पर दैहिक स्वतंत्रता दिया गया है, अर्थात इसका सही ऑप्शन कौन होगा? सही ऑप्शन होगा डी, 1, 2 और 3, तीनों का तीनों सही है। थोड़ा सा इसका देख लेते हैं कि अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, ऐसे उसे वंचित किया नहीं जा सकता है। जब तक वंचित करने के लिए विधि नहीं बनाई जाएगी वंचित किया नहीं जा सकता है, अन्यथा यह अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त किया या यह अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। सभी व्यक्तियों को अनुच्छेद 21 के तहत दैहिक स्वतंत्रता दिया गया है। नेक्स्ट कहता है निम्न से कौन से भारत के संविधान में दिए गए मूल अधिकार से संबंध नहीं रखता है? मूल अधिकार से संबंध नहीं रखता है। पहला, 6 से 14 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 100%, यह दिया गया है, जिसे 2010 में इसे लागू भी किया गया है। जो ऑलरेडी आप आगे देखेंगे कि संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है और इसे 2010 से लागू किया गया है, अर्थात 2010 से 6 से 14 वर्ष आयु के सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार फंडामेंटल राइट्स में दे दिया गया, अर्थात ये सही है। दूसरा, मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध 100%, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो आप पढ़े हैं ना 23-24, उसमें यह दिया गया है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम मतलब बच्चों से श्रम का जो है उसे निषेध किया गया है, अर्थात ये भी इसका फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है। लेकिन कह रहा है कि कौन सा पार्ट नहीं है, अर्थात ये इसका आंसर सही नहीं होगा, जो कि ये फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है। तीसरा, लोक स्वास्थ्य की अभिवृद्धि और मादक पेयों का प्रतिषेध नहीं, मादक पेयों का प्रतिषेध फंडामेंटल राइट्स नहीं है। हां, यह राज्य का नीति निर्देशक तत्व में आ सकता है, डीपीएसपी में आ सकता है कि राज्य चाहे तो मद्य निषेध कर सकती है, जैसे बिहार के द्वारा किया गया, तो यह राज्य का कर्तव्य है, लेकिन यह फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार नहीं है, अर्थात यह गलत है। नेक्स्ट, दुर्बल वर्गों के लोगों विशेषकर अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों का संवर्धन करना। हां देखिए, ये राज्य का कर्तव्य हो सकता है, फंडामेंटल राइट्स नहीं है। ये भी किसका पार्ट है? डीपीएसपी का पार्ट है, अर्थात ये जो 3 नंबर और 4 नंबर है ये डीपीएसपी का पार्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है, ये फंडामेंटल राइट्स का पार्ट नहीं है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? 3 और 4, अर्थात इसका डी आंसर हो जाएगा कि जो 3 और 4 है ये डीपीएसपी का पार्ट है, जो कि 1 और 2 फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है। और इसमें यह पूछ रहा है कि कौन फंडामेंटल राइट्स नहीं है, तो 3 और 4 हमारा फंडामेंटल राइट्स नहीं है। थोड़ा सा इसका डिटेल देख लेते हैं। कहता है कि संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार का उल्लेख है। ऑलरेडी आप पढ़े कि कितने मूल अधिकार टोटल हैं? 6 हैं। समता स्वतंत्रता शोषण, समता स्वतंत्रता शोषण, संस्कृति, इसके बाद सामाजिक प्रक्रियाएं, और एक आपका आ गया संवैधानिक उपचार। तो ये टोटल आ गया समता स्वतंत्रता शोषण, धर्म, इसके बाद आपका संस्कृति शिक्षा, और एक आपका आ गया संवैधानिक उपचार। तो ये 6 फंडामेंटल राइट्स है, जिसमें अनुच्छेद 21 क में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत किया गया, जिसे 2010 में लागू कर दिया गया है। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम को प्रतिबंध लगाती है। मानव मैंने बताया ना कि 23 और 24 ये शोषण के विरुद्ध अधिकार के लिए दिया गया कि शोषण अगर आपका कोई करता है तो उसका विरोध कर सकते हैं, जिसमें बलात् श्रम और बेसिकली दुर्व्यापार के बारे में भी व्यवस्थाएं की गई है कि इसे रोका जा सके। वही अनुच्छेद 47 जो डीपीएसपी का पार्ट है में लोगों के पोषक स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने, लोक स्वास्थ्य के सुधार और मादक पेयों, हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन पर निषेध का उल्लेख किया गया है, जो राज्य का अधिकार है कि राज्य इसे निषेध कर सकती है अनुच्छेद 47 के तहत। और वही अनुच्छेद 46 कहता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य दुर्बल वर्ग के शिक्षा और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने का उल्लेख किया गया है, अर्थात यह भी स्टेट के द्वारा, सरकार के द्वारा किया जा सकता है। और संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे शॉर्ट में
डीपीएसपी कहते हैं, डीपीएसपी का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण के मौलिक अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। गिरफ्तारी मतलब अनुच्छेद आपका आ गया 22। पहला, गिरफ्तार किए गए और रिहासत में लिए गए किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। 100% सही बात है। दूसरा, गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित किया जाएगा, हाँ, कि आपको क्यों गिरफ्तार किया गया, अर्थात इसका दोनों का दोनों ऑप्शन क्या है, सही है। 1 और 2 दोनों का दोनों सही है। नेक्स्ट,